बाद जो आप रेजोल्यूशन लाए हैं, जो तमाम बातें आप लोग लेकर सामने आ रहे हैं, 2024 देखिए, का नव था। संकल्प शिविर बहुत समय पे किया गया है। देश के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हालात बहुत चिंताजनक है क्योंकि तनाव का माहौल है, हिंसा का माहौल है। हर धार्मिक जुलूस के वक्त में दंगे भड़क रहे हैं और जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं राज्यों में, वहाँ पर ज़्यादा भड़कने शुरू हो जाते हैं। ये सोची समझी साजिश है। 13 पार्टियों के लोगों ने मांग करी प्रधानमंत्री जी से कि भाई आपको शांति की अपील करनी चाहिए देश को। इसमें बुरा नहीं हो सकता। आज तक मेरी समझ के परे है प्रधानमंत्री मोदी जी इसके लिए आगे क्यों नहीं आ रहे हैं। अगर मान लो अशांति है, तनाव है, हिंसा का माहौल बन गया, दंगे भड़का रहे हैं, हम तो कहते हैं आरएसएस बीजेपी के लोगों का हाथ है। राजस्थान में ऐसे ही हुआ। करौली के अंदर जो मुख्य आरोपी है वो बीजेपी का। रामगढ़ के अंदर जब मंदिर तोड़े गए, बीजेपी का बोर्ड 35 में 34 मेंबर पार्षद बीजेपी के, प्रस्ताव पास किया गया, कार्रवाई हुई और बदनाम कांग्रेस को किया गया। जोधपुर के अंदर कोई घटना ही नहीं हुई और घटना बना दी गई। और ये तो मानिए कि आज राजस्थान गवर्नमेंट ने कड़े दिखाई। हनुमानगढ़ में वहाँ पर 2 लोगों की लड़ाई हुई और वही माहौल। हम कार्रवाई करें सब जगह पर, इसलिए दंगा कहीं होने दिया। जो तनाव पैदा किया गया राजस्थान के अंदर, दंगे भड़क सकते थे, एक कैजुअलिटी नहीं हो पाई। दुकानें कुछ जरूर जड़ ली वहाँ पर करौली के अंदर। जोधपुर में छोटी छोटी घटनाएं भी हुई कई जगह पर। करने की कोशिश की दंगे को, प्लानिंग वो की गई इन लोगों ने, उसको हमने फेल किया है। अभी भी हम छोड़ेंगे नहीं। पूरी तरह राजस्थान में जहाँ जहाँ घटना हुई है उसकी पूरी तरह से तफ्तीश चल रही है। क्या एक्चुअल स्थिति क्यों बनी है वो वहाँ तक पहुँचेंगे जिससे कि आगे दंगे नहीं हो। सर, आप एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं, सीधे तौर पर आप बीजेपी और आरएसएस की का नाम ले रहे हैं, और कैमरा के ऊपर ओपनली आप नाम ले रहे हैं। राहुल गांधी भी जो है अपने आज भाषण में उन्होंने जो बात कही वो यही कही कि बीजेपी और आरएसएस के लोग नफरत की बात करते हैं और उन्हें लगता नहीं कि हिंदुस्तान के लोग हैं वो नफरत को पसंद करते हैं या उनको नफरत उनके उनके आसपास जो है वो फैलती है। तो क्यों क्यों आपको लग रहा है कि सिर्फ बीजेपी और आरएसएस के ही लोग हैं? किस आधार पर आप ये बात कह रहे हो, किस आधार पर राहुल गांधी कह रहे हैं? जो पकड़े जा रहे हैं, जो आरोपी है, वो सब आरएसएस बीजेपी के बैकग्राउंड के इसलिए कह रहे हैं। और जहाँ जहाँ दंगे होंगे, आप एक बात समझ लीजिए, दंगों से फायदा किसको होता है? दंगों से फायदा जिस पार्टी को होता है, समझ लीजिए वो दंगे करवा रही है, इसलिए उनका नाम आ रहा है कि दंगों से फायदा किसको होता है। अगर कांग्रेस को फायदा हो रहा है क्या? सबको मालूम है कि जहाँ दंगे होंगे तो कांग्रेस बदनाम कर रहे हैं, तो कांग्रेस तो दंगे करवा नहीं सकती है और क्यों करवाएगी? इनका एजेंडा जो है हिंदुत्व का है, उसका दंगे करवा रहे हैं, ध्रुवीकरण कर रहे चुनाव में। भाई एक उदाहरण कम थोड़ी है डेमोक्रेसी के अंदर। दुनिया क्या सोचती होगी यूपी के बारे में जब विश्लेषण होता होगा? दुनिया तो आजकल ग्लोबल विलेज विलेज की तरह हो गई है आईटी के बाद में। दुनिया के मुल्कों में एक राज्य है जिसका नाम यूपी है भारत के अंदर। वहाँ पर 403 टिकटों में से एक टिकट भी माइनॉरिटी को नहीं मिलता है। कौन नहीं दे रहा? भारतीय जनता पार्टी दे रही, जो रूलिंग पार्टी है। तो क्या मैसेज आ रहा दुनिया के मुल्कों के अंदर? ध्रुवीकरण करके आप हिंदुत्व को वोट लेने की बात करते हो, वोट ले भी रहे हो, दे भी रहा हिंदू आपको वोट। कब तक देगा वो? महंगाई की मार भयंकर पड़ रही है, कोई सोच नहीं सकता। नौकरी लगने ही लोगों की, 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ से लगे वो रोजगार मोदी जी के? बेरोजगारी भयंकर है और तनाव और अशांति का माहौल है। तो डेमोक्रेसी और संविधान से देश चलता है और संविधान की धज्जियां उड़ रही है। हम लोग कहते हैं बार बार डेमोक्रेसी खतरे के अंदर है, तो ऐसे थोड़ी कह रहे हैं हम लोग। आप मुख्यमंत्री आज से 30 साल 35 साल पहले आप संभाल चुके हैं संगठन का, आपको बहुत अच्छा अनुभव है कांग्रेस का भी, देश की राजनीति का भी। क्या वजह है सर
कि जब आप कह रहे हैं कि हिंदुत्व की बात करती है बीजेपी और वो हिंदुत्व के नाम पर लोग उसे वोट दे रहे हैं, आप शिक्षा की, बेरोजगारी की, महंगाई की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की बात नहीं सुनी जाती है या वोटरों तक नहीं पहुंच पा रही है, रिजल्ट क्यों नहीं मिल पाता आप लोग? देखिए शिविर जो हुआ है, मैं उम्मीद करता हूं कि जो प्रोग्राम दिए गए हैं, पद यात्राओं के प्रोग्राम हो, 9 अगस्त को मान लीजिए एक प्रोग्राम दिया गया है पद यात्रा का, उसका अपना एक इम्पैक्ट रहेगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक का प्रोग्राम दिया गया है यात्रा का। जो भारत जोड़ो का नारा दिया गया है, मैं समझता हूँ भारत जोड़ो की बात करना क्यों लाजमी हुआ, देश को सोचना पड़ेगा। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है जिसने कहा भारत जोड़ो अभियान चलाएंगे। क्यों कहा? क्योंकि देश में जब जब खतरा आए हैं तो कांग्रेस नेताओं ने आज़ादी के पहले भी जेलों में बंद रहे, लाठी गोलियां खाई, फांसी के फंदे में चढ़े, और आज जो है आज़ादी के बाद में इंदिरा जी की हत्या हो गई, राजीव गांधी जी शहीद हो गए, सरदार बेन सिंह जी की हत्या हो गई, पर नेस्तनाबूद किया, आतंकवाद को देश को टूटने नहीं दिया। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे, बांग्लादेश बन गया था, यहाँ खालिस्तान नहीं बनने दिया। लोग भूल जाते हैं, ये बीजेपी वाले सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार करते हैं उल्टा सीधा, पर कांग्रेस ने अपनी भूमिका अदा करी। अब भी हम ये कहना चाहेंगे कि कांग्रेस समर्पित है भारत जोड़ने के लिए, भारतीय एकता के लिए, भारतीय अखंडता के लिए, और उसके लिए आह्वान कर रही है कि भारत जोड़ो की बात पहुंचाओ, घर घर तक पहुंचाओ। जोड़ने का मतलब भारत मजबूत राष्ट्र बना रहे, ये भावना इसके पीछे है। तो इस शिविर के कई मायने, एक तो संगठन स्तर पर जो फैसले होंगे, इकाइयाँ बनेगी, ब्लॉक तक भी, मंडल तक भी अभियान चलेंगे, संगठन के ऊपर जो कार्रवाई है, कार्यक्रम दिए जा रहे हैं, उसके कारण से एक नया उत्साह पैदा हो रहा है कार्यकर्ताओं के अंदर। शिविर के माध्यम से जो सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का संदेश गया है, उसका इम्पैक्ट रहेगा और नए सिरे से कांग्रेस संगठन पुनर्गठित होगा, बूथ कमेटी लगा करके जिला तक, प्रदेश तक और राष्ट्रीय स्तर तक। तो फिर मैं आपसे ये पूछूंगा, और आप आज मुख्यमंत्री के पद तक हैं, आपको लगता है जो फैसले लिए गए हैं, युवाओं की भागीदारी की बात कही जा रही है, 5 साल का टर्म फिक्स करने की बात कही जा रही है, ये भी बात कही जा रही है 3 साल का कूलिंग पीरियड रखेंगे, CWC के अलावा एक और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बनाने की बात की जा रही है, इन रिफॉर्म्स का क्या प्रभाव पड़ेगा आप लोगों की पार्टी के ऊपर, और लोगों तक क्या ये मैसेज जाएगा कि कांग्रेस पार्टी में जो रिफॉर्म हो रहे हैं, आप जो है वो कहीं ना कहीं फल देंगे, या यूँ कहेंगे लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करेंगे? मुझे लगता है कि ये कैंप जो हुआ 3 दिन का, और जो सीरियसनेस दिखाई गई पार्टिसिपेंट ने, जितने ही पार्टिसिपेंट थे उन्होंने जिस रूप में रुचि दिखाई है, जो माहौल देखने को मिला कैंप के अंदर, शिविर के अंदर, और जो फैसले हुए हैं, मुझे लगता है नए सिरे से ये सब लागू होंगे और कांग्रेस एक मजबूत पार्टी के रूप में और ज़्यादा मजबूत होगी। सर, बीच में एक राहुल जी जब भाषण दे रहे थे, एक बात उन्होंने ये भी कही कि कभी कभी कांग्रेस के नेता बहुत सोचने लगते हैं, थोड़े डिप्रेशन में चले जाते हैं माहौल को देखकर कि कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, लड़ाई लड़ेंगे और सामने रहेंगे। तो आपसे मैं राइटर एक उसी कड़ी में पूछना चाहूँगा कि आपको भी कभी ऐसा लगता है क्या कि वाकई इस तरीके की निराशा या इस तरीके की कोई बात, ऐसा मौका आ जाता है, क्योंकि लगातार पार्टी जो है चुनाव के अंदर आती है? देखिए, मैं तो मजबूती से मुकाबला करता हूँ और दबंग होकर बात करता हूँ, जो मुझे लगता है सच्चाई क्या है, सच्चाई के आधार पर बात करता हूँ। मैं तो देश के हालात क्या है, हिंसा क्यों हो रही है, कौन जिम्मेदार है, तो मैं तो अटैक करता रहता हूँ। हो सकता है जिन पे अटैक करता हूँ वो डिप्रेशन में जाते होंगे, मेरा जाने का तो पैसे नहीं उठता कि मैं पूरी कॉन्फिडेंस के साथ में राजनीति करता हूँ। और जब आप गरीब को गणेश मांगे चलो, आधी समस्या हल हो जाती है, टेंशन नहीं रहता है आपको। आपका अगर एम स्पष्ट है
मुझे गरीब की सेवा करनी है, मुझे विकास की राजनीति करनी है, और मुझे ऐसे तत्वों से मुकाबला करना जो कि हिंसा के पक्षधर हैं, जो तनाव पैदा करते हैं, धर्म के नाम पर जहर घोलते हैं, उनसे मुकाबला मुझे करना है। तो फिर आपको तो कॉन्फिडेंस ज़्यादा आता है, अपना आप ही स्वतः ही आता है, उस ढंग की मैं राजनीति करता हूँ। सर, इन सब संगठनों के आपने नाम ली, इनके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? इन सब संगठनों को अगर फ्री हैंड इतना मिलता है या इतनी आज़ादी उनको मिल रही है, और आप भी मुख्यमंत्री हैं, होम मिनिस्ट्री भी आप ही के पास है, आप जो बात कह रहे हैं बीजेपी और आरएसएस के लोगों के नाम ले रहे हैं, हो भी सकता है कि ये भी इस बात सामने रखी जा सकती है कि शायद ये बात आप राजनीति से प्रेरित होकर ये बात कह रहे हैं। तो क्या आप चाहेंगे कि कोई और फ्री इन्वेस्टिगेशन की सामने हो, केंद्रीय एजेंसी कोई जांच करना चाहे, तो आप इस बात की? देखिए, मैंने पहले भी कहा था, ये एक पुरानी बात नहीं है, अभी अभी दंगे हुए हैं 7 राज्यों के अंदर, रामनवमी के दिन हुए हैं। राजस्थान में हमने होने नहीं दिया, बल्कि फूल बरसाए गए रामनवमी के जुलूस पर, क्योंकि यहाँ पर नववर्ष जो था उससे करौली में दंगे हुए थे। दंगे हमने रोके, परंतु घटना हुई, दुकानें जली। दंगा हमने रोकने में कामयाब हम रहे वहाँ पर। उसी ढंग से मैंने कहा रामगढ़ के अंदर जोधपुर में रहे। तो आप सोच सकते हो कि एक तो हमारी सोच ये है जो कि मजबूती के साथ में हम लागू कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि अगर जांच करवा दे अमित शाह जी, गृह मंत्री जी, मैंने बहुत ही गंभीरता के साथ मांग करी थी। एक राज्य का मुख्यमंत्री मांग कर रहा है जो कि फेडरल सिस्टम है देश के अंदर, उस फेडरल सिस्टम के अंदर राज्यों का बड़ा महत्व होता है। सब राज्य मिलकर ही ये भारत बना है, जो संविधान की मूल भावना यही है। और संविधान के अंदर राज्यों की बात की गई है फेडरल सिस्टम के अंदर। अगर उसका एक मुख्यमंत्री मांग करे कि गृह मंत्री जी को चाहिए कि एक बार जांच बिठा दो, जिससे कि भविष्य में दंगे रुक जाए, सच्चाई सामने आ जाए कि दंगे क्यों भड़काए गए, किसने भड़काए। कोई राजनीतिक पार्टी होगी तो एक्सपोज हो जाएगी, कोई धर्म के लोग होंगे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम, कोई हो, मालूम पड़ जाएगा आपको। कोई षड्यंत्र है देश विदेश का, सामने आ जाएगा। इसमें बुरी बात क्या है? अगर मान लो जांच बिठवा देते हैं तो कोई बुराई नहीं है, सच्चाई सामने आ जाएगी। तो वो साहस क्यों नहीं दिखा रहे हैं गृह मंत्री जी? सिंपल बात है। सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर्ड हो या हाई कोर्ट जज को रिटायर्ड हो, एक हमेशा के लिए आराम हो जाएगा। और दूसरा, मैं फिर रिपीट करूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आज ही मेरा मानना है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, देश उनकी बात को सुन रहा है, चाहे हमें अच्छी नहीं लग रही हो, क्योंकि वो जिस रूप में राजनीति कर रहे हैं, वो धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, और धर्म के नाम पे लोग एक हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं। वो खतरनाक राजनीति है, देश हित में नहीं है। तो कर रहे हैं वो, उनकी पार्टी, उनका आरएसएस की थीम वही है, उनका एजेंडा वही है। और एक प्रचारक देश का प्रधानमंत्री है, आरएसएस का एक प्रचारक देश का प्रधानमंत्री है। ये स्वीकार करना चाहिए आरएसएस को भी। इसका मतलब राज कौन कर रहा है? जो कहते हैं कि हम सांस्कृतिक दल हैं, हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है, वो आरएसएस का एक प्रचारक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। तो ये डुप्लीकेसी क्यों है? उसको स्पष्ट करना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ, क्यों नहीं आरएसएस बीजेपी एक हो जाते हैं, मर्ज कर ले अपने आप के अंदर। लड़ी विचारधारा की है, एक विचारधारा उनकी होगी हिंदुत्व की, एक विचारधारा हमारी होगी सभी को साथ लेके चलने की। हमारा मानना है कि उनका छद्म राष्ट्रवाद है, हमारा जो है राष्ट्र हित का राष्ट्रवाद है, इतना ही फर्क है। तो आ जाए अगर वो मैदान के अंदर, हमें खुशी होगी। सर, आखिरी 2 सवाल आपके संगठन से जुड़े हुए। संगठन में आज आपने रेजोल्यूशन में क्या क्या 50% युवा आने चाहिए, महिलाओं को, युवाओं को, एसटी, ओबीसी सबको आरक्षण देने की बात कही, 50 साल से कम लोगों के जो उम्र के लोग हैं उनको आगे लाने की बात कही है।
इस स्टेप को आप कैसे देखते हैं? वन फैमिली वन टिकट की बात कही, राहुल जी ने मंच से ही बात कही कि एक परिवार से एक टिकट होनी चाहिए। ये दो बड़े अहम फैसलों को आप कैसे देखते हैं? बहुत बड़े फैसले मैं उनका स्वागत करता हूँ, क्योंकि देखिए जो चैलेंज बहुत बड़े हैं हमारे सामने। बुजुर्गों का अनुभव साथ रहेगा। ये बार बार ये सीनियर जूनियर की बात चलती है, ये कांग्रेस के नेताओं के अभी दिमाग में है ही नहीं। शुरू से ही युवाओं को तरजीह देने वाली पार्टी को ये देश के अंदर तो कांग्रेस है। ये इंदिरा गांधी जी की डिमांड मैं जानता हूँ, तभी हम आज यहाँ 40 साल से यहाँ तक पहुँचे हम लोग। तमाम जो आज नेता है देश के अंदर कांग्रेस के सो कॉल्ड सीनियर नेता कहलाते हैं, सभी लोग 90% वो तमाम लोग उस वक्त युवा थे जब उनको चांस मिला मेंबर पार्लियामेंट बनने का या एमएलए बनने का, मंत्री बनने का, मुख्यमंत्री बनने का। वही है। तो कांग्रेस हमेशा युवाओं को तरजीह दी है। राहुल गांधी जी आए तब से बिना मतलब का बार बार युवाओं की और बुजुर्गों की बात अलग अलग की जाती है। मेरा मानना है कि राहुल गांधी भी चाहते हैं, सोनिया जी भी चाहती है कि युवाओं को मौका मिले आगे बढ़ने का, जैसे हम लोगों को मिला था, और जो सीनियर थे उनका अनुभव काम आते जाए। तो मेरा मानना कि आज के फैसले बड़े ऐतिहासिक फैसले हैं। अगर ये लागू हो जाएंगे, जो मुझे विश्वास है कि लागू हो जाएंगे, क्योंकि इस बार सबका मूड उस ढंग का ही बना हुआ है, कमिटमेंट है। और सोनिया जी ने, राहुल गांधी जी ने जो तकरीर की है उससे और ज़्यादा कमिटमेंट बढ़ गया है नेताओं के दिमाग के अंदर भी, कार्यकर्ताओं के दिमाग के अंदर भी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम लोग लगेंगे जो जिम्मेदारी के पदों बैठे हुए हैं कि कैसे इस शिविर की जो डिक्लेरेशन है उदयपुर के नाम से, उदयपुर डिक्लेरेशन के नाम से, उसको पूरा कैसे करें। मुझे यकीन है कि अगर ये पूरा हो जाएगा तो बहुत बदलाव आ जाएगा। सर आखिरी सवाल, 2024 बात कर रहे हैं तो 2024 में चेहरा भी मानकर चलें कि कांग्रेस का चेहरा राहुल गांधी ही होंगे। अध्यक्ष पद का तो चुनाव है ही अभी, उस पर भी जो है अभी समय बाकी है, लेकिन मांग आप सब लोगों की यही है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, जो आज भी बाहर चिंतन शिविर में नेताओं ने भी यही बात रखी कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने। तो मानकर चले कि 2024 में जब एक विचारधारा की भी लड़ाई होगी तो विचारधारा को लेकर चलने वाले राहुल गांधी ही होंगे कांग्रेस पार्टी का। देखिए वो चेहरे की बात तो कांग्रेस हाईकमान वर्किंग कमेटी तय करेगी। मैं तो इतना कह सकता हूँ कि ये कॉमन डिमांड है राहुल जी के लिए कि राहुल गांधी पार्टी कमान संभाले। ये कॉमन कई बार मांग उठ चुकी है, कई बार लोग मांग कर चुके हैं, वर्किंग कमेटी के अंदर भी कर चुके हैं। रायशुमारी की गई थी एक बार पूरे देश के तमाम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों से, शेयर लीडर्स से, भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों से, भूतपूर्व अध्यक्षों से, जो 200-150 जो नेता पूरे देश के अंदर, सबकी रायशुमारी हुई एआईसीसी में। 6 ग्रुप बने थे, एक आदमी को छोड़कर के सबने कहा राहुल गांधी बने कांग्रेस अध्यक्ष। उससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि जब सब चाहते हैं राहुल गांधी बने तो उसके बाद में ही तो कोई चर्चा का विषय होना ही नहीं चाहिए। अब चुनाव का जो प्रोसेस चल रहा है तो उम्मीद करते हैं राहुल गांधी जी उस वक्त तक सबकी भावना देखते हुए आगे आएंगे और कांग्रेस अध्यक्ष पद स्वीकार करेंगे।